नमस्कार दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज अपने लद्दाख दौरे के दौरान चीन का नाम लेना चाहिए था? क्या जब वो लद्दाख में भाषण दे रहे थे, जब वहां से देश को, दुनिया को संबोधित कर रहे थे, तो क्या उन्हें चीन का जिक्र नाम लेकर करना चाहिए था? या प्रधानमंत्री ने जो कहा, जिन शब्दों में कहा, वो चीन के लिए कहा गया और क्या कहा गया, ये चीन भी समझ गया और दुनिया भी समझ गई? क्या ये काफी नहीं था? क्या उन्हें चीन का नाम लेकर एलएसी के आसपास चीन की साजिशें, घुसपैठ की कोशिशें या जो भी चीन पिछले 2 महीने से करता रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहां लद्दाख में कहना चाहिए था? ऐसे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार चैनल पर, सोशल मीडिया पर यही सवाल उठा रहे हैं, यही लिख रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सवाल हैं जो मैं पूछने की कोशिश करूंगा अब इस वीडियो में, लेकिन उसके साथ मेरी राय भी है। आपकी राय क्या है मैं नहीं जानता। मैं अपनी राय बताने से पहले जो कहा गया, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं और कांग्रेस की आज की तारीख में कांग्रेस की जो राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मंडली है उसका हिस्सा है, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा 28 मई 2020 मन की बात में चीन का नाम नहीं, 30 मई 2020 राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, 3 जुलाई 2020 सैनिकों से बात, चीन का नाम नहीं। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा। इसी तरह से मनीष तिवारी जो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं, बहुत सारे नेता दूसरे बड़े से मतलब आप उनको सीक्वेंस में ना समझें, उन्होंने लिखा, इसलिए कह रहा हूं, मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने लिखा कि इंदिरा जब लद्दाख गई, लेह गई, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अब क्या होता है देखते हैं। और उसके साथ उन्होंने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है जो सैनिकों के बीच लेह दौरे की तस्वीर है। और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता चैनलों पर यही सवाल पूछ रहे हैं। अब यह सवाल वाजिब है नहीं है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा अपनी बात, कि जो कुछ आपने देखा, मैं अगर इसको इस तरह से कहूं तो मैं तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे की। ऐसे समय में जब 100 सवाल पैदा हो रहे हैं, ऐसे समय में जब गलवान वैली में हमारे जवानों की शहादत हुई, ऐसे समय में जब कहा गया कि गलवान वैली में शहादत वाली जगह पर आज भी चीनियों ने दोबारा आकर कब्जा कर लिया है या अपना पोस्ट बना लिया है, जिसको पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कहते हैं, वहां चीनियों की मौजूदगी है, ऐसी खबरें बड़े अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में बीते 8-10 दिनों से दोबारा छपी है, हिंदू और तमाम अखबारों में। जो डिफेंस करस्पॉन्डेंट है वो लिख रहे हैं कि चीनी पहले लौटे थे फिर वापस आ गए। ऐसे समय में जब पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का वो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच, 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका जो भारतीय दावेदारी वाला इलाका है, जिसे भारत अपनी क्लेम लाइन के भीतर मानता है, मैं कह रहा हूं, दावेदारी वाला इलाका मैं कह रहा हूं। ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि चीन वहां कब्जा करके बैठा है, ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि चीन ने वहां अपनी पोस्ट बना ली है, अपनी गाड़ियों, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, बंकर, सब कुछ के साथ मजबूत मोर्चेबंदी की है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख दौरा बहुत अहम है। अगर एक तरह से सकारात्मक देखें तो यकीनन इससे एक सख्त संदेश चीन को भी गया है, दुनिया को भी गया है। जब कोई प्रधानमंत्री ऐसे समय में अगर उस इलाके का दौरा करता है, लद्दाख के उस इलाके का जिसके कुछ हिस्सों पर चीन की नजर है, तो जाहिर है बहुत अहम दौरा है। और चीन की तीखी प्रतिक्रिया भी आई। चीन की प्रतिक्रिया विचलित होने वाली प्रतिक्रिया है। चीन ने कहा है कि दोनों तरफ से ऐसी स्थिति तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए जब संवाद और बातचीत चल रही। खैर, मैं आता हूं प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे के इर्द गिर्द और उसके अलावा कुछ सवाल
चीन का नाम लिया नहीं लिया, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सवाल है। लेकिन इसके अलावा कुछ और जरूरी सवाल है। उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने वहां बात कही, प्रधानमंत्री मोदी ने, वो जो तस्वीरें आपने देखी, सुकूनदेह तस्वीरें हैं। फौज से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, फौज के अधिकारियों से नक्शे पर समझते हुए हालात का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद फिर फौज के फौजियों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद जो गलवान वैली में घायल हुए थे हमारे फौजी जवान, 20 शहीद हुए आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे जवान घायल हुए थे, 70 से 76 जवान, वो हॉस्पिटल में है, आर्मी हॉस्पिटल में। वहां प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने गए। उनसे मुलाकात के दौरान भी उन्होंने एड्रेस किया उन जवानों को, और जो उन्होंने बात कही जिसमें एक लाइन अहम थी कि दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न हम झुके हैं न झुकेंगे, और उन जवानों की बहादुरी की तारीफ की। और उसके बाद जाहिर है जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, फौज होती है, तो भारत माता के जयकारे के नारे लगते हैं। उसके अलावा और कुछ वीडियो उसके पहले आए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसके बाद जयकारे हैं। अब इन तमाम चीजों की बात प्रधानमंत्री ने जो कहा, और जो कहा जा रहा है कि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, उस पर आगे और जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं वो भी, क्योंकि ये सवाल देश को, इन सवालों का जवाब अभी भी चाहिए। गए अच्छी बात है, संदेश सख्त गए अच्छी बात, गया अच्छी बात है, लेकिन सवाल अभी अनुत्तरित है। इस बीच जब बहुत सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं, प्रवक्ता लिखे, नेता लिखे, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार भी लिख रहे हैं। उनके जवाब में कुछ लोग, जब इंदिरा गांधी गई थी लेह, उसकी तस्वीर पोस्ट हो रही है। 71 में जिस ढंग से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसकी लंबी कहानी है, और किस ढंग से इंदिरा गांधी ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, उनकी नाराजगी मोल लेकर, चीन की नाराजगी मोल लेकर, पाकिस्तान की नाराजगी मोल, पाकिस्तान की नाराजगी क्या, पाकिस्तान से तो लड़ाई की स्थिति थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो किया वो काबिले तारीफ है। इसलिए यह कहना कि ये तस्वीर कभी देखी नहीं देश ने और ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं, ये ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं सकारात्मक होकर तारीफ करते हुए कुछ भाषण के हिस्से मैं चाहता हूं आप सुने, और उसके बाद मेरे सवाल। भाषण जो मैं मानता हूं जो उन्होंने कहा उसमें बहुत अहम है। एक तो आपने सुना होगा कि उन्होंने दिनकर की कविता को कोट किया, और दिनकर मेरे इलाके के हैं, बेगूसराय के, इसलिए मेरा खास अनुराग भी है। जो दिनकर की कविता भी उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई के संदर्भ में ही कोट किया, और उसके बाद उन्होंने विस्तारवाद को लेकर कुछ बातें कही। भले चीन का नाम यहां नहीं है, लेकिन यह विस्तारवाद की बात करते वक्त निशाने पर चीन है, नाम भले चीन का नहीं है। हम सब जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का शिकार 14 देश हैं जिनकी सीमाएं उनसे लगती है, और बहुत सारे देशों के बहुत बड़े हिस्से को तो चीन ने हड़प लिया, कब्जा कर लिया, बहुत जगह पैसे देकर, आर्थिक तौर पर कमजोर करके, डंपिंग करके, वहां निवेश करके, जैसे तैसे चीन ने, और सरहदों को एक तरह से झगड़े में फंसाकर, ये चीन की विस्तारवादी नीति 60-70 साल से, बल्कि 1950 के बाद के दशक से लगातार उसकी बहुत क्या कहें, सुरसा की मुंह की तरह निगलने, जमीनों को, देश को निगलने, सरहदों को निगलने, जमीन को निगलने, ये चीन की प्रवृत्ति रही है। उसको लेकर भले तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन चीन कभी अपनी नीति या अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं चाहता हूं एक 1.25 मिनट का एक बयान है, वो आप सुने, और उसके बाद कुछ मेरे सवाल हैं। एक बार सुनते हैं जरा जो पीएम ने कहा है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है, और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों ने
बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। जी, तो प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से सख्ती से अगर कहा कि ऐसी सारी ताकतें मिट गई हैं और मिट जाएंगी, इतिहास का हवाला देते हुए, जो विस्तारवाद में यकीन रखती है और विस्तारवादी हैं। हालांकि ये अगर आप आरएसएस का अगर गुरु गोलवलकर के जमाने से देखेंगे तो आरएसएस के प्रस्ताव में, आरएसएस के थॉट में विस्तारवाद को लेकर ऐसी नीति, ऐसा भाषण, ऐसा जिक्र लगातार आरएसएस करता रहा है। लेकिन फिर भी चीन से 6 साल तक प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती गांठने की तमाम कोशिश निजी स्तर पर करते रहे, शी जिनपिंग से निजी फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करते रहे। वो तस्वीरें हमने लगातार देखी है, साबरमती में झूला झूलने से लेकर और महाबलीपुरम में नारियल पानी पीने से लेकर और समंदर के किनारे बैठने से लेकर तमाम चीजें हमने देखी है। उसके बाद भी चीन ने धोखा दिया, गच्चा खाए। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री उसके बाद अगर विस्तारवादी नीति को लेकर इस तरह से कहते हैं तो ये बात आप मान लीजिए कि चीन भी समझ रहा है कि इसके लिए बात हो रही है। अब सवाल उठता है, चीन का नाम क्यों नहीं लेना? ये एक सवाल इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं और उसका मतलब है विस्तारवादी की बात, विस्तारवाद का जिक्र करते हुए समय जब बात होती है तो बात चीन की उस फितरत की होती है जो चीन की है। चाहे वो तिब्बत को हड़प लिया हो, दलाई लामा वहां से भटक कर हमारे मुल्क में पनाह लेकर धर्मशाला में उनकी पूरी सरकार मंत्री निर्वासित तौर पर है 1950 के दशक से ही, नेहरू के जमाने से। उसके बाद आप हांगकांग में क्या हो रहा है देख रहे हैं, ताइवान में क्या हो रहा है देख रहे हैं, मकाऊ को निगल चुका है, साउथ मंगोलिया से लेकर जापान में, जापान तक चीन सीमा विवाद को लेकर जापान से टकरा रहा है। नेपाल है, भूटान है, वियतनाम, कई ऐसे मुल्क हैं जहां सीमा को लेकर, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, साउथ चाइना सी को लेकर चीन की ये पॉलिसी और जिस ढंग से जमीन को हड़पने, मैंने पहले भी कहा, सरहद से लेकर मुल्क हड़पने की जो चीन की फितरत है उसको लेकर 80 साल से लगातार कई देशों में खलबली रही। लेकिन उसने आर्थिक तौर पर खुद को इतना मजबूत किया कि वो विस्तार करता गया, सुरसा की मुंह फैलाकर निगलता गया, लेकिन उसके सामने कोई खड़ा होकर उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो चीन को भी इस बात का एहसास है, ये सही है, बार बार कहने की जरूरत है कि 62 वाली स्थिति भारत की नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चीन का नाम लेना चाहिए था? इस सवाल के जवाब से पहले कुछ सवाल है। इसलिए चीन का नाम लेने की बात की जाती है कि अगर पाकिस्तान का नाम लिया जा, अगर पाकिस्तान होता, अगर जो तनाव की स्थिति हो पाकिस्तान के साथ होती, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते? क्या बीजेपी के सारे नेता या रक्षा मंत्री से लेकर सारे लोग पाकिस्तान को ललकार नहीं रहे होते? लेकिन चीन का नाम, ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे राष्ट्र को संबोधित किया हो, राष्ट्र के संबोधन में तो एक तरह से बहुत डाइल्यूटेड था, बाकी बातें थी, ये तो मुद्दा ही नहीं था, चाहे मन की बात हो, चाहे आज हो। हालांकि आज में उन्होंने बहुत बात कही। और मैं अगर कहूं कि अगर लद्दाख जाने का मतलब, मैसेज यही है कि लद्दाख जाने का मतलब चीन को संदेश देना था, क्योंकि वहां तनातनी चीन से ही है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लद्दाख जाने का कोई और मतलब, मकसद नहीं है, चीन भी समझता है, चीन समझता है। और आज संदेश गया होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी खुद वहां जाकर किसी पूरे दिन का कार्यक्रम रखकर अगर फौज के बड़े अधिकारियों के साथ जाते हैं, विपिन रावत से लेकर थल सेना अध्यक्ष उनके साथ होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो यह संदेश साफ है। लेकिन अब वही सवाल है कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया? आप इसका मतलब समझ सकते हैं कुछ सवालों के साथ कि पाकिस्तान की हैसियत, औकात भारत भी जानता है। इसलिए जब भी पाकिस्तान की बात होती है उसमें एक और एंगल भी है।
जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो जो आक्रामकता दिखती है, चीन के मामले में हम अपनी सरहदों को लेकर, भारत अपनी सरहदों को लेकर मुस्तैद होगा, आक्रामक होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चीन कब्जा कर ले 62 की तरह, जैसे अक्साई चीन कर लिया, वो नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो यहां दिखता है कि अगर आप 56 इंच का सीना आप घुसकर मारेंगे जैसी बातें करते हैं, तो लोग कहेंगे कि फिर चीन का नाम लेने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं। नाम लीजिए चीन का, बोलिए, लेकिन लद्दाख में जाकर चीन का नाम लेना मैं नहीं मानता जरूरी है। वो चीन का नाम यहां जो उन्होंने 2 बार संबोधित किया वहां भी बोल सकते थे। वहां जो उन्होंने कहा उसमें मैसेज लाउड एंड क्लियर है। वहां कोई अभी जंग की स्थिति, ऐसी वार नहीं हो रही है वहां कि वहां जाकर वहां से चीन को ललकारे, क्योंकि उसके दूसरे मतलब भी हो सकते हैं, उसके रिपरकशन भी हो सकते हैं। लेकिन जहां बोलना चाहिए था वहां बोलना चाहिए था। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सवाल मेरे लिए ये है, 10 सवाल छोटे छोटे जल्दी, ये मैंने पहले भी पूछा, जिसका जवाब चाहिए कि क्या यह प्रधानमंत्री को देना चाहिए देश को आने वाले समय में, क्योंकि ये यहां जवानों की हौसला अफजाई ये सब ठीक है, लेकिन देश को क्या जानना चाहिए, हमारे भीतर भी क्या जिज्ञासा है और विपक्ष क्या पूछ रहा है। क्या चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों में एलएसी पार करके भारतीय दावेदारी वाले इलाके में अपनी तैनाती की है? सवाल नंबर 1। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, रिपीट करता हूं। क्या गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर आज चीन का कब्जा है जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे? क्या गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे तक चीनी सेना ने अपनी तैनाती करके भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी है? ये मैं अखबारों के हवाले से कह रहा हूं जो अखबारों में छपी है। क्या चीन गलवान के उस इलाकों को खाली करने को तैयार नहीं है? क्या यह सही है कि चीनी सेना ने गलवान वैली में ऊंचाई वाली जगहों पर अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है? क्या पैंगोंग सो लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर के स्ट्रेच को चीन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया और हटने को तैयार नहीं है? उसके बाद जो सबसे हमें, क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 का वो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच भारतीय जमीन है या नहीं? भारत उसे अपनी सीमा, अपनी क्लेम लाइन के भीतर मानता है या नहीं? क्योंकि सवाल यही है, जब भी ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछे जाते हैं, बचने की कोशिश यही होती है कि वो तो हमारी है नहीं, उसको हमारी जमीन पर कब्जा मत कहिए। और यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि न तो कोई हमारे एलएसी के भीतर घुसा है, न कोई घुसाया है, न कोई कब्जा हुआ है। उस बयान का करेक्शन हुआ और क्या हुआ हम जानते हैं, इसलिए उस पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वो हमारी सरहद, हमारी एलएसी, हमारी क्लेम लाइन के भीतर है या नहीं है, तो हमारी जमीन है या नहीं? इसका जवाब मुझे लगता है देश को अब जानना और अधिकृत तौर पर सरकार क्या मानती है। नेताओं के ये तू मैं चैनल पर हो रहे हैं वो अलग है। उसके बाद बीते 6 सालों में चीन के राष्ट्रपति के साथ इतनी मुलाकातें और मीटिंग्स के बाद चीन का यह रवैया देखकर क्या आपको नहीं लगता कि चीन को समझने में आपसे भूल हुई? चीन को लेकर हमेशा यह माना जाता है मक्कारी उसकी फितरत है, किसी भी सूरत में चीन भरोसे लायक नहीं है। फिर भी आपने जिस निजी स्तर पर शी जिनपिंग से इतनी अंतरंगता कायम करने की कोशिश की, क्या प्रधानमंत्री को इस पर अफसोस है? और दूसरी बात आखिरी, कि जिस ढंग से ऐसे कोई सवाल पूछता है उसको जिस ढंग से चीनी एजेंट कहा जाता है, मुझे लगता है, हालांकि ये नैरेटिव है, मुझे लगता है क्या प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मानते हैं? मैं जानता हूं ये नक्कार खाने में तूती की आवाज है, इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवाल जरूरी सवाल है। और आखिर में कि ये सच है कि देश जब सरहद पर, एलएसी पर या कहीं भी दुश्मन से जब मुकाबला कर रहा हो तो देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन एकजुट रखने की जिम्मेदारी सरकार और सत्ता की भी है। क्योंकि सवाल पूछने वाले, चाहे पत्रकार हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे नेता हो, चाहे विपक्ष हो, उसका काम है सवाल पूछेगा। आप सवाल पूछने को चीनी एजेंट या देशद्रोही मत कहिए। लेकिन मैं बार बार जब भी ऐसी कोई बात होती है, मैं जानता हूं आज बात ये मैं कर रहा हूं, मुझसे भी बहुत लोग नाराज होंगे कि आप ऐसे समय में ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे समय में ये बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है देश को पारदर्शिता के साथ बताने की तो जरूरत है कि है क्या, मुझे भी पता चले, देश को पता चले कि दरअसल वहां हकीकत क्या है। इन सब के बाद कि मैं प्रधानमंत्री मोदी पर, अपनी सेना पर, भारत सरकार पर 100% भरोसा करता हूं कि हमारी देश की सरहदें, हमारे देश की सीमा महफूज है। आज की तारीख में चीन वो गुस्ताखी नहीं कर सकता, या वो गुस्ताखी करके और उसके बाद हम
हार के सरेंडर नहीं कर सकते, जो शायद अतीत में हमारी सेनाओं के पास जो इक्विपमेंट चाहिए था या उस समय जो भी जरूरी सामान रहे होंगे 1962 में, या जो भी उसकी कैजुअलिटी हुई होगी जिसको लेकर पूरी किताब हिमालयन ब्लंडर लिख दी गई, वो स्थिति आज नहीं है। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है कि सवाल पूछने वाले को चीनी एजेंट नहीं कहा जाएगा। शुक्रिया।